नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और मैं हूं आपके साथ अली मतार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और बड़ी खबर इस वक्त हाजीपुर से आ रही है, जहां पर गंगा नदी में एक नाव पलट गई है। नाव पर सवार 4 लोग फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक नाव सवार को हालांकि बाहर निकाला गया है। बिहरा से परवल लादकर ये सभी लोग लौट रहे थे। महनार के पलवैया दियारा की यह घटना है, जहां पर गंगा नदी में एक नाव डूब गई है। प्रशासन को इस हादसे की सूचना दे दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हाजीपुर से बड़ी खबर है, जहां पर गंगा नदी में एक नाव डूब गई है। नाव पर सवार 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एक नाव सवार को बाहर निकाला गया है। आपको बता दें कि ये सभी लोग दियारा इलाके से परवल लेकर नाव पर वापस लौट रहे थे और उसी दौरान यह हादसा हुआ है। राजीव मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आखिर कैसे हुआ यह हादसा और जो लोग लापता हैं उनके तलाशी के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, ये महनार का बिल्कुल एक सुदूर इलाका है और ये पलवैया दियारा कहलाता है, जहां महनार के इलाके के किसान जो है उस पार नदी के उस पार, गंगा नदी के उस पार परवल की खेती करते हैं और लंबे समय से खेती करते हैं और वही परवल लाद कर ये इधर महनार की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान बताया जाता है कि जो नाव थी अचानक नदी में डूब गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। इसमें से एक जो उसमें सवार किसान था उसको निकाला गया है, स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया है, लेकिन इसमें तकरीबन 3 से 4 लोग अभी भी लापता है। और चूंकि अभी आकलन किया जा रहा है कि पूरे नाव में कितने सवार थे, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि इसमें दर्जन भर लोग थे, लेकिन अभी प्रशासनिक पुष्टि नहीं हुई है। तत्काल जो ग्रामीण सूचना दे रहे हैं उसके आधार पर यही है कि इसमें 3 से 4 लोग लापता है, जबकि 1 लोग को सुरक्षित बचाया गया है। इस मामले में मनार के अंचलाधिकारी और स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई है और उनसे मदद मांगी गई है और गोताखोर को मौके पर बुलाया गया है। फिलहाल घाट पे जो है लोगों की भारी भीड़ है और लोग चाहते हैं कि जल्दी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू की जाए। जी राजीव, ये किस तरह की नाव थी? क्या ये नाव भी ओवरलोडिंग की वजह से डूबी है? क्योंकि इस तरह की तस्वीरें अक्सर आती रहती हैं, नाव ओवरलोडेड होते हैं जो हादसों को न्योता देते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसकी आशंका जाहिर की जा रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका आकलन अभी किया जा सकता है। क्योंकि अब नाव कितनी, ये कहा जा रहा है कि बड़ी नाव नहीं थी, छोटी नाव थी। अगर उसमें दर्जन भर लोग सवार होंगे, उसके अलावा अगर उसमें परवल आवश्यकता से अधिक उसमें लादा हो गया तो निश्चित तौर पर इसे ओवरलोडेड माना जाएगा। लेकिन इसके बारे में अभी कोई भी प्रतिक्रिया देना जो है वो जल्दीबाजी होगी। प्रशासन की ओर से इसका आकलन किया जा रहा है और स्थानीय लोगों से बातचीत की जा रही है। लेकिन इसमें एक बात जरूर कहा जा सकता है कि जो नावें चलती है उस पर प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि नाव जो है ओवरलोड होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त होती है या नदी में डूबती है, तो उसकी आशंका जाहिर की जा रही है। जी राजीव, रेस्क्यू ऑपरेशन कितने देर में शुरू किया जाएगा? जैसा कि लोग भी वहां पर काफी तादाद में दिखाई दे रहे हैं, जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए, इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, जब यहाँ से उनको सूचना दी गई है, स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जो शुरू नहीं हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि जल्दी वहाँ टीम पहुंचेगी। हो सकता है एसडीआरएफ की टीम को बुलाई जाए, तत्काल जो स्थानीय गोताखोर है उनकी मदद ली जाएगी। लेकिन अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है। जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा वहाँ खोजबीन की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए राजीव। और इस वक्त बड़ी खबर आईएमए से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिसमें आईएमए ने आंदोलन की चेतावनी दी है। जी हां, आईएमए का यह कहना है कि सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की सही तरीके से आपूर्ति होनी चाहिए। साथ ही साथ सक्षम जो निजी अस्पताल हैं या क्लिनिक हैं उन्हें भी कोविड इलाज की अनुमति दी जानी चाहिए। अस्पतालों में ऑक्सीजन की सही तरीके से आपूर्ति हो, ये कहा गया है उनकी तरफ से। सभी अस्पतालों में सही से ऑक्सीजन की आपूर्ति की मांग की गई है। अस्पतालों में जितने भी जो निजी क्लिनिक हैं या निजी अस्पताल हैं उनमें भी कोरोना मरीजों का इलाज हो, इसकी अनुमति सरकार उन्हें प्रदान करे।
इसे लेकर भी बातें सामने रखी जाती हुई गैर निबंधित अस्पतालों को भी सरकार की तरफ से अनुमति मिले। इलाज को लेकर मांगों पर विचार नहीं करने की स्थिति में आईएमए धरना करने को बाध्य हो जाएगा। आईएमए के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार की तरफ से ये चेतावनी इस वक्त सरकार की परेशानी को बढ़ा सकती है और जो हालात इस वक्त अस्पतालों में कोरोना के मद्देनजर जो मरीज पहुंच रहे हैं उनके बाबत अब आईएमए ने अपनी चिंता जाहिर कर दी है, अपनी बाध्यता जाहिर कर दी है और उनका यह कहना है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में गैर निबंधित अस्पतालों का भी इस्तेमाल होना चाहिए, निजी क्लिनिकों का इस्तेमाल होना चाहिए, सक्षम निजी अस्पतालों का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके। और अगली खबर का रुख कर लेंगे। अगली खबर है कोरोना को लेकर ही, जिसको लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। किस तरीके से कोरोना पर लगाम लगाया जाए, कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोका जाए, इसको लेकर सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया है। और आपको बता दें कि यह बैठक इस वक्त राज्यपाल की अध्यक्षता में हो रही है, जिसमें सभी पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी, माले, कांग्रेस सहित सभी दलों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो रहे हैं। वर्चुअल इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक में सभी नेता अपने अपने सुझाव साझा करेंगे, साथ ही कोरोना से बचने की रणनीति क्या होनी चाहिए इस पर अपने विचार रखेंगे। जेडीयू ऑफिस से इस बैठक का जायजा लिया है संवाददाता संजय कुमार ने। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद आज एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई है और यह तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए सर्वदलीय बैठक में, यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। फिलहाल जदयू के मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार हैं, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं और इसके अलावा एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर हैं। ये लोग इस बैठक में शरीक हो रहे हैं और जदयू का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दूसरी तरफ स्क्रीन पर आप देखिए, यहाँ पर राज्यपाल हैं और ठीक उनके बगल में स्वास्थ्य मंत्री हैं और इस बैठक में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और विभिन्न दलों के राजनीतिक प्रतिनिधि जो हैं इस बैठक में शरीक होंगे। संजय जायसवाल को आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, वो भी इस बैठक में है। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव हैं, अधिकारी से लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं, राज्यपाल हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर यह बैठक आयोजित की जा रही है। कई मायनों में यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज सर्वसम्मति से कई सुझाव आएंगे और उन सुझावों को सरकार ने कहा है, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से कोरोना को लेकर गंभीरता दिखाई है, उन्होंने कहा कि जो सर्वदलीय बैठक में बातें निकलकर सामने आएंगी उसके बाद वह अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे और इसके बाद निश्चित तौर पर सरकार कोई ना कोई फैसला लेगी। तो आज की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है और न्यूज़ 18 पर फिलहाल आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है बैठक की, जहां पर तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और राज्यपाल फागू चौहान खुद इस बैठक में शरीक हो रहे हैं और निश्चित तौर पर आज की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। देखना होगा इस बैठक में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, क्योंकि इसी बैठक के बाद सरकार जो है वो कुछ न कुछ फैसला करेगी। कैमरा पर्सन मणि चुनीजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, एक तरफ जहां सर्वदलीय बैठक 11 बजे से शुरू हो चुकी है, तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ साथ राज्यपाल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की मौजूदगी है और अब इसके साथ ही कई एहतियाती कदम भी जो है उठाए जाने शुरू कर दिए गए हैं। पटना में अब श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र जो है वहां पर दर्शकों को अनुमति हासिल नहीं होगी, वहां पर अब वो लोग नहीं जा पाएंगे। एहतियाती ये कदम यहां उठाए गए हैं और कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए, इस चेन को तोड़ने के लिए पटना में श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र को फिलहाल बंद कर दिया गया है। दर्शकों को आज से यहां पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। तो लगातार कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक और खबर आपको बता दें, अब पार्कों में एंट्री बंद होगी। यहां तक कि पटना जू में प्रवेश पर अब रोक लगाई जाएगी। बिहार के सभी पार्कों में प्रवेश पर रोक लगेगी। कल से पटना जू भी दर्शकों के लिए पूरी तरह से बंद होगा। मॉर्निंग इवनिंग वॉकर्स के प्रवेश पर भी रोक लगेगी। जू में विजिटर्स के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। सर्वदलीय बैठक के बाद इसका ऐलान हो सकता है। विभागीय सूत्रों के हवाले से न्यूज़ 18 आपको ये बड़ी जानकारी दे रहा है। तो
तो जहां अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार सिर्फ डरा नहीं रही है बल्कि जानलेवा साबित हो चुकी है, और ये रफ्तार इतनी तेज होने के पीछे हम और आप लापरवाही बरत रहे हैं, और यही वजह है कि इसके चेन को तोड़ा नहीं जा पा रहा है। अब सख्ती की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन लापरवाही का आलम देखिए ये कि बेगूसराय से जो तस्वीरें सामने आई, वहां पर लोग बेवजह घरों से बाहर निकलते हुए भी दिख रहे हैं, बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, और ऐसे में इनसे जुर्माना वसूला गया और जुर्माना नहीं देने वाले लोगों को उठक बैठक कराई गई और इस हिदायत के साथ छोड़ा गया कि आइंदा ऐसी गलती आप ना करें जो आपके अपनी और दूसरों की जान पर भारी पड़ जाए। बेगूसराय की सड़क पर इन दिनों हर तरफ ऐसा ही नजारा दिख रहा है। बार बार की अपील के बावजूद जब सिरफिरे मास्क लगाने को तैयार नहीं हो रहे तो इन्हें बीच सड़क पर सबके सामने उठक बैठक करने की सजा दी जा रही है। ये जनाब बगैर मास्क पहने ही सड़क पर तफरी करने निकल पड़े थे। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें सबके सामने कान पकड़कर उठक बैठक करने की सजा भुगतनी पड़ी। इन जनाब ने भी कुछ ऐसी ही गलती की थी। महिला अधिकारी का इशारा मिलते ही इन्हें भी बेगूसराय की सड़क पर कान पकड़कर उठक बैठक करना पड़ गया। मास्क पहनकर नहीं निकल रहे हैं, उन सबके ऊपर फाइन इम्पोज किया जा रहा है, 50 रुपए का चालान कटा जा रहा है सरकार के निर्देश। कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो रही है और उससे बचने के लिए मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। ये अपील बार बार की जा रही है, फिर भी कुछ सिरफिरे मानने को तैयार नहीं है, तो उन्हें सबक सिखाने के लिए सड़क पर उतरी ये महिला अधिकारी उनसे उठक बैठक तो करा ही रही हैं, फाइन भी काट रही हैं। इस सख्ती का असर देखने को भी मिल रहा है। अभी लोगों में मास्क लगाने की प्रवृत्ति बढ़ी है, चालान जब काटा जा रहा है तो लोगों में देखा जा रहा है कि लोग आजकल मास्क लगाने। बेगूसराय की सड़क पर बगैर मास्क पहने पकड़े गए तो फजीहत तय है, इसीलिए जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं। ये आपके और दूसरों की सेहत के लिए अच्छा है, वरना ये महिला अधिकारी आपको मास्क तो देंगी ही, लेकिन उससे पहले उठक बैठक कराएंगी और इसका वीडियो भी बनाया जाएगा। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। तो जिस तरीके से सख्ती बरती जा रही है, वैसे में लोग अब लॉकडाउन को लेकर आशंकित हो रहे हैं। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में एक तरह से मिनी लॉकडाउन इस वक्त है और इसको लेकर बिहार के प्रवासी मजदूर डरे हुए हैं और शायद यही वजह है कि वो किसी तरह से एक बार फिर बिहार वापस आना चाहते हैं। और यही वजह है कि यहां पर रेलवे स्टेशन पर काफी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए, भीड़ देखी जा रही है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाहर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। कई यात्रियों को तत्काल में ज्यादा पैसे देकर टिकट लेना पड़ रहा है, तो कई यात्री बगैर टिकट ही स्टेशन के बाहर बैठे हुए हैं। बिहार आने वाले यात्रियों ने बताया कि काम बंद हो जाने की वजह से वो घर वापस लौट रहे हैं। 3 महीना पहले आए हैं आज। तो इतना इमरजेंसी में गाँव क्यों जा रहे हो? लॉकडाउन हो गया, बंद है काम, इसके हिसाब से निकल रहा हूँ। तो टिकट है या टिकट मिल रहा है? नहीं, टिकट है, टिकट है, तत्काल में निकाला। तत्काल में निकाला। टिकट मिल जा रहे हैं? तत्काल में मिल गया, नेट से थोड़ा ज़्यादा पैसा लिया। ज़्यादा पैसा लिया, ठीक है। तो मतलब यहाँ क्या काम करते थे आप? मैं काम करता था और कपड़े की दुकान में काम करता था। मतलब कपड़े की दुकान बंद होने से आप जा रहे हो? बिहार जा रहे हैं, दरभंगा जिला। अरे मतलब क्यों जा रहे हो? क्योंकि यहाँ काम धाम बंद है और क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे टिकट नहीं मिल रहा है। तो कब से आए हो? कितनी बार ट्राई? सुबह से बैठा 2-4 बार से घूम के जा रहा है। क्या लगता है टिकट क्यों नहीं मिल रहा है? क्या टिकट ब्लैकमेलिंग हो रहा है? क्या मालूम क्या हो रहा है। तो पुलिस कुछ परेशान कर रही है? कब से आए यहाँ पर? सुबह से आया हूँ, आज बैठा हूँ सुबह से। पुलिस परेशान नहीं कर रही ना? नहीं, कुछ परेशान उनसान नहीं किया अभी तक। यहाँ क्या काम करते थे? यहाँ पट्टे का काम कर रहे थे। तो काम पूरी तरह से बंद हो गया? पूरी तरीके से बंद हो गया भैया। अब तो काम धंधा तो बंद हो गया है ना, तो क्या करेंगे इधर रुक के। तो इसलिए सोचा कि गाँव ही चल जाऊँगा। इधर देखो
भूखा भी रहूँगा ना तो अपना घर पे रहूँगा, सलामत से रहूँगा। इधर किसी को ना हाथ नहीं फैला सकता हूँ, तो इसलिए सोचा गाँव ही चला जाता हूँ। तो इधर क्या काम करते थे आप? इधर मैं रेस्टोरेंट में काम करता था। तो मतलब पूरी तरह से बंद होने की वजह से हाँ, आप गाँव जा रहे हैं? गाँव जा रहे हैं। कौन सा गाँव है आपका? बिहार है मेरा, बिहार। मधुबनी जिला। और मधुपुर उपचुनाव की वोटिंग सुबह 7 बजे से चल रही है और देखिए 7 बजे से जब वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है तो 11 बजे तक जो मत प्रतिशत है वो बताया जा रहा है कि 35.61% के आसपास, तकरीबन 36% वोटिंग अभी तक दर्ज की गई है। ये आंकड़े 11 बजे तक के सामने आ रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई है और शाम 6 बजे तक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे, वोट कास्ट कर पाएंगे। इस बार मधुपुर उपचुनाव की बात की जाए तो 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो जेएमएम और बीजेपी के बीच में है और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि इस बार मधुपुर की सीट पर किसका परचम लहराता है, क्योंकि इसे लेकर के इस कोरोना काल में भी देखिए लोग, हालांकि एक अच्छी तस्वीर जरूर नजर आती है कि लोगों के सभी के चेहरे पर मास्क नजर आ रही है। लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद, जिस बीच लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 2 मई को चुनाव के नतीजे सामने होंगे। और अगली खबर जमशेदपुर से है। आपको बता दें कि जमशेदपुर में अपनी पत्नी, 2 बेटी और एक ट्यूशन टीचर की हत्या कर दहशत फैलाने वाला आरोपी अब गिरफ्तार हो चुका है। वो पुलिस के गिरफ्त में है। धनबाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि धनबाद में पुलिस लाइन के पास एचडीएफसी बैंक से आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। बैंक प्रबंधक ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी। आरोपी बैंक में रुपए जमा करने गया हुआ था। आपको बता दें कि रांची के साथ साथ बिहार और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस की टीम गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। इस साइको किलर ने ट्यूशन टीचर के साथ दुष्कर्म की वारदात को भी अंजाम दिया था। धनबाद पुलिस ने आरोपी दीपक को जमशेदपुर पुलिस के हवाले कर दिया है। ये जो है सो वहां से हत्या करके यहाँ भाग के आया हुआ था और उसकी गिरफ्तारी जो है एचडीएफसी बैंक से हुई है। वहाँ की टीम भी आई हुई थी और उसके टीम के साथ जो है सो हम लोग मिल करके उसकी गिरफ्तारी की है। विशेष जो है सो जमशेदपुर पुलिस को इसके बारे में जानकारी है, कैसे हत्या हुई, क्या हुई, उसके बारे में हमको। एचडीएफसी बैंक में क्या कर रहा था ये पैसा जमा करने गया था। जमशेदपुर पुलिस यहाँ पहुंची है? हाँ, जमशेदपुर पुलिस आई है, उसके साथ उसके सहयोग से ही गिरफ्तारी हुई। खबर चतरा से, जहां पर कुंदा और प्रतापपुर पुलिस ने यहां पर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। 8 किलो अफीम के साथ 56 किलो डोडा की बरामदगी की गई है। बताया जा रहा है कि ये डोडा और अफीम की कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। और देखिए, खुशहाली गांव में कपिल महतो के घर से नशे की एक खेप की बरामदगी की गई। बताया जा रहा है कि घर के भीतर स्टील के केन में इन अफीम को छुपा कर रखा गया था, जिसकी जानकारी पुलिस को लगी और उसके बाद कार्रवाई की गई और 8 किलो अफीम और 63 किलो डोडा बरामद किया गया। और अगली खबर नालंदा के बिहार शरीफ से है, जहां पर भैंसासुर मोहल्ले के लोगों ने जमकर बवाल काटा। और बवाल इसलिए काटा क्योंकि उनके मोहल्ले में कई दिनों से पीने के पानी की किल्लत है और वो इस मुद्दे को लेकर कई बार अधिकारियों के सामने अपनी मांग को रख चुके हैं, लेकिन उनकी परेशानी को दूर नहीं किया जा रहा था। और यही वजह है कि लोग गुस्सा कर सड़कों पर उतर आए, टायर जलाकर आगजनी की और सड़क को जाम कर दिया। लोगों की मांग है कि इलाके में पेयजल की समस्या को दूर करें। आपको बता दें कि भैंसासुर मोहल्ले में पिछले 2 दिनों से पेयजल की किल्लत है, लेकिन समस्या को दूर करने की कोशिश नहीं की जा रही है। हालांकि सड़क जाम की सूचना मिलते ही लहरी पुलिस दल बल के साथ सड़क पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की। वहीं मोहल्ले वासियों का कहना है कि पानी की समस्या दूर नहीं होने तक वो नहीं हटेंगे। पानी हम लोग घर में नहीं जा रहा, कैसे लेटे जाए, कैसे बाल बच्चा नहाए, कैसे खाना खाए, कैसे बर्तन मांजे। पानी के बिना कोई काम ही नहीं है। पानी भैंसासुर कुमरौड़ा पे भैंसासुर। हाँ, पूरे सब जगह नहीं आ रहा, हर गली में नहीं पानी आ रहा है एकदम।
पानी चल ही नहीं रहा है। पानी सही है और क्या, गंदा कपड़ा का खाना पीना के लिए बिना टाइम से नहीं खा रहे हैं, पानी के बिना क्या करें, किसको बुलाएं। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं मुजफ्फरपुर की बहादुर महिला अंशु शंकर से। जी हां, इनकी बहादुरी की चर्चा इस वक्त मुजफ्फरपुर में जोर शोर से चल रही है और उन्होंने कुछ किया भी ऐसा है। अंशु स्कूटी सीख रही थी और स्कूटी सीखते दौरान बाइक पर सवार दो अपराधियों ने इन्हें अकेला देखकर इनके गले की चेन को छीनने की कोशिश की, लेकिन अंशु शंकर वहां पर अपराधियों का सिर्फ मुकाबला नहीं किया, उन अपराधियों से उनकी बंदूक तक छीन ली और उस अपराधी की जमकर पिटाई भी की गई। पिस्टल छीने जाने के बाद अपराधी मौके से हालांकि फरार हो जाते हैं। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना के आम गोला ओवरब्रिज की है। बताया जा रहा है कि ब्रह्मपुरा थाना इलाके के इमली चट्टी की महिला अनु शंकर सुबह सुबह स्कूटी सीख रही थी। अनु के पति अभिषेक पीछे दूसरी बाइक से चल रहे थे और इसी दौरान बाइक पर सवार दो अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर अनु की चेन को छीनने की कोशिश की, लेकिन अनु ने यहां पर बहादुरी का परिचय दिया और इन अपराधियों के छक्के छुड़ा दिए। मतलब पीछे से आया, मेरे पति के सर पे बंदूक, यहाँ पर पिस्टल है, वो धिरा दिया, बोला रे रुको रुको नहीं तो मुझे मतलब गोली चला देंगे। बस ये गाड़ी रोक दिए, बस ये सर पर सटाए, बस हम भी उसको धक्का मतलब देने लगे, उसको मारने लगे, बस वो उधर उलट गया, हम स्कूटी से इधर गिर गए, बस उसको हम भी उठे मारने लगे, बस वो पिस्तौल जो भी राए हुए था वो भी पीछे गिर गया, बस जो बाइक पर था उसको हम तबराक में वो गिरा तो ये मेरे पति उसके हाथ में मतलब घुमा के पिस्तौल छीन लिए, हम उसको मारने लगे, अरे भागो रे भागो, हम भी जोर जोर से चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ। उतना में देखा कि आदमी लोग दौड़ के आने लगा, बस वो दौड़ के भाग गया। में जो है महिला बहादुरी का काम की, उसके हस्बैंड भी बहादुरी का काम किए कि चेन छीनने नहीं दिया और उसके पास से जो है पिस्टल बरामद हुआ है, देसी कट्टा है। और अब बात करते हैं सीतामढ़ी की, जहां का रीगा शुगर मिल बंद हो चुका है और इससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। आपको बता दें कि जब ये मिल बंद हुआ था तब ये विपक्ष के लिए एक मुद्दा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया विपक्ष भी इस पर चुप्पी साधे बैठा हुआ है। आपको बता दें कि किसानों का मिल पर करीब 140 करोड़ रुपए का बकाया है और इसके लिए आवाज बुलंद करने के लिए उन्हें किसी का साथ नहीं मिल रहा। 40,000 किसानों की बकाया राशि के भुगतान पर मिल प्रबंधन के साथ साथ सरकार और प्रशासन भी खामोश है। किसानों की परेशानी पर उनसे बात की है संवाददाता राकेश रंजन ने। हमारे साथ कुछ किसान हैं जिनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मसला है, बताइए सर। रीगा चीनी मिल के संबंध में कहना यह है कि सरकार और रीगा चीनी मिल का प्रबंधन का डायरेक्टर दोनों मिल करके चीनी मिल चलाने की गारंटी करे और किसानों का बकाया भुगतान का भी गारंटी करे और उसके बाद मिल चालू हो। इसके लिए दोनों को पहलकदमी करनी चाहिए, सरकार के स्तर से भी और डायरेक्टर के स्तर से। अभी तक कम से कम जैसे कि केसीसी के को मिला करके कम से कम 140 करोड़ 40-50 करोड़ के लगभग बकाया है। 140 करोड़ 50 करोड़ के पहल हो रहा है कि नहीं? अभी कोई पहलकदमी वैसी हम किसी स्तर पर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि किसानों के खातों में चाहे मजदूरों के खातों में जो बकाया है वो भुगतान नहीं जा रहा है। बहुत परेशानी है किसान को। किस तरह का परेशानी? बहुत गन्ना दे के बहुत दिन से बड़े परेशानी है, 3 साल 4 साल से पैसा रखा हुआ है, अभी तक नहीं मिलता है। मिल तो बंद हो गया, मिल बंद हो गया, चलेगा तो भी पैसा मिलेगा, नहीं तो उम्मीद है कि पैसा आप लोग का जो बकाया है मिलेगा। अब देखिए कैसा होता है। आपने देखा ये सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल से जुड़े किसान थे जिनका कहना था कि अगर सरकार और प्रशासन और चीनी मिल प्रबंधन प्रयास करे तो किसानों का जो बकाया राशि है उसका भुगतान जल्द हो सकता है, लेकिन इस मामले में किसी तरीके का कोई प्रयास होता दिखाई नहीं दे रहा है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी।
और अब बात बदलते मौसम के मिजाज की। कल बिहार के कई जिलों में अचानक से तेज आंधी और बारिश की वजह से कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है और मधुबनी की खास तौर पर बात की जाए तो यहां पर भी ओलावृष्टि की खबरें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि तेज हवा के साथ बारिश और ओला गिरने की वजह से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। खास तौर पर आम और सब्जी के जो खेत हैं वहां पर उन फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर ओलावृष्टि की वजह से जिन किसानों ने खेती की हुई थी, सब्जी लगाई हुई थी, उनकी फसल बर्बाद हुई है। आम के मंजर पर इसका बुरा असर हुआ है और ऐसे में ये नुकसान किसानों के ऊपर भारी पड़ सकता है। और अगली खबर है धनबाद कोयलांचल से, जहां पर गाड़ी के ऊपर बमबाजी की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि जेएमएम नेता कन्हई चौहान की गाड़ी के ऊपर बमबाजी की गई, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गाड़ी में उस वक्त जो लोग सवार थे उस दौरान एक युवक घायल हुआ है। घटना बरोरा थाना के झगराही के पास की है। कन्हैया चौहान की गाड़ी पर बमबाजी की गई अचानक और बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के समर्थकों पर इस बमबाजी का आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि घटना से गुस्साए कन्हैया चौहान के समर्थकों ने कतरास बाघमारा हीरक रोड को जाम कर बवाल किया। साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। मोबाइल आप लोग रखिए ना कि हम लोग को बनाने दीजिए ना। यहाँ भी लगा कैसे टेढ़ा किया और बोलता है कि हम लोग अपने। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।